नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक सर्वे किया है। कोरोना को लेकर किए गए इस सर्वे में दुनिया भर के 40 मेडिकल एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है। इन एक्सपर्ट्स में हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर्स शामिल हुए। इस सर्वे को 3 से 17 जून के बीच किया गया है। सर्वे में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर तक आने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इस सर्वे में यह भी कहा गया है कि दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर कम घातक होगी, क्योंकि हमारी तैयारी दूसरी लहर से बेहतर है। सर्वे को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में यह अनुमान लगाया गया है कि तीसरी लहर कब तक आएगी। दूसरे हिस्से में यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर कितना होगा। और तीसरे हिस्से में यह पूछा गया कि क्या वैक्सीन के कारण कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है या नहीं। तीसरी लहर आने के सवाल पर रॉयटर्स के सर्वे में 24 में से 21 एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत में यह लहर अक्टूबर तक आ जाएगी, जबकि 3 एक्सपर्ट ने इसे अगस्त तक और 12 एक्सपर्ट ने सितंबर तक आने की आशंका जताई। दुनिया भर के 40 मेडिकल एक्सपर्ट से यह भी पूछा गया कि क्या तीसरी लहर बच्चों पर ज्यादा असर करेगी। इस पर 65% एक्सपर्ट का कहना है कि बच्चों को रिस्क ज्यादा है, जबकि 35% एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि रॉयटर्स के सर्वे में डॉक्टर देवी शेट्टी के हवाले से कहा गया है कि अगर बच्चे बड़ी संख्या में संक्रमित होते हैं और उसके इंतजाम में हमने पहले कुछ नहीं किया तो आखिरी वक्त में कुछ भी इंतजाम कर पाना मुश्किल है। इसी सर्वे में डॉक्टर प्रदीप बनांदर के मुताबिक चूंकि बच्चों की वैक्सीन अब तक तैयार नहीं हुई है, इसलिए उन पर रिस्क ज्यादा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के कोरोना सर्वे में सवाल यह भी था कि खतरा कब तक है और क्या वैक्सीन के कारण इस खतरे को कम किया जा सकता है। जो नतीजा आया उसके मुताबिक 38 में से 25 एक्सपर्ट ने माना कि वैक्सीन असर करेगी। 41 में से 30 एक्सपर्ट ने माना कोरोना का खतरा 1 साल तक रहेगा। 11 एक्सपर्ट ने माना कि खतरा 1 साल से कम वक्त में खत्म हो जाएगा। वहीं 13 एक्सपर्ट ने माना कि कोरोना का खतरा 2 साल तक बरकरार रहेगा, जबकि 2 एक्सपर्ट ने माना कि ये खतरा कभी खत्म नहीं होगा। तो ये रॉयटर्स का सर्वे और इसमें जो अहम बातें निकलकर सामने आई हैं वो हमने आपको बताई। वैसे आपको पता है कि कोरोना लगातार अपना रूप बदल रहा है और ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये हमने भारत में कोरोना की दूसरी लहर में देखा। कोरोना की दूसरी लहर में तबाही मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट अब डेल्टा प्लस हो गया है। भारत में इसके 7 मामले मिले हैं, जिस पर देश के हेल्थ एक्सपर्ट्स नजर बनाए हुए हैं। हालांकि ब्रिटेन में अनलॉक होते ही तीसरी लहर शुरू हो गई है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वहां तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन में 11 जून की ये तस्वीर शायद इस भरोसे के लिए थी कि अब मास्क से मुक्ति मिल जाए। कोरोना काल में दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष बिना मास्क के एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन अभी 7 दिन भी नहीं बीते हैं कि आशंका जताई जा रही है कि ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। और इसकी वजह है कोरोना का डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए पहले आंकड़े देखिए। 17 मई को ब्रिटेन में जब अनलॉक हुआ था, वहां कोरोना के 1979 केस मिले थे। 4 जून को 6238 केस और 17 जून यानी कल 11007 केस मिले। दावा किया जा रहा है कि कोविड के डेल्टा वेरिएंट की वजह से ब्रिटेन में जो केसेस हैं वो 11 दिनों में करीब दुगने हो गए। ये वही डेल्टा वेरिएंट है जिसकी वजह से भारत में सेकेंड वेव आई थी कोविड की। मैं आपको बता दूं कि लंदन के इंपीरियल कॉलेज ने एक एनालिसिस किया था जिसमें 1 लाख लोगों का स्वाब लिया गया था 20 मई से 7 जून तक, और इसमें करीब 15% जो केसेस हैं
वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से आए थे। डेल्टा वेरिएंट से ब्रिटेन में लोग इस तरह से खौफ में हैं कि वहां की संसद में भी विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। Mr. Speaker, does the Prime Minister recognise that his decision to keep our borders open contributed to the spread of the Delta variant in this country? कोरोना संक्रमण पर यह सवाल इतना अहम था कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को खुद इसका जवाब देना पड़ा। No, Mr. Speaker, I think that Captain Hindsight needs to adjust his retro spectroscope because he's completely wrong. We put India on the red list, Mr. Speaker, on April the 23rd. And the Delta variant was not so identified until April the 28th, Mr. Speaker, and was only identified as a variant of concern on May the 7th. But just remember that he voted 43. अगर आपने बोरिस जॉनसन की बातों को ध्यान से सुना होगा तो आपको इसमें भारत का नाम सुनाई दिया होगा। वो इसलिए क्योंकि डेल्टा वेरिएंट भारत में म्यूटेंट हुआ था। देश भर में एक खतरा मंडराने लगा है। यह खतरा है डेल्टा वेरिएंट प्लस का। देश भर में अब तक 7 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी सामने आया है। जिस महिला में डेल्टा वेरिएंट प्लस की पुष्टि हुई है वो महिला वैक्सीनेटेड है और राहत की बात यह है कि उनकी तबीयत भी ठीक बताई जा रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जैसे ही डेल्टा वेरिएंट प्लस का मामला सामने आया उसके बाद चौकन्ना हो गया है और इसको लेकर स्टडी भी की जा रही है। भोपाल के बड़खेड़ा पठानी में एक 65 साल की महिला में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। अभी इस महिला का इलाज चल रहा है, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग खुद इस पर नजर रख रहे हैं। एनसीडीसी ने ये बताया था कि भोपाल में एक उन्हें कुछ अलग वेरिएंट मिला है, जिसको उन्होंने हमें इत्तला की और हमने तुरंत उस पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की और ये सुनिश्चित किया कि उसकी स्प्रेडिंग ना हो। अब सवाल यह है कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या? दुनिया में 4 वेरिएंट ऐसे हैं जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न माने जाते हैं। B1617.2 वेरिएंट यानी डेल्टा वेरिएंट इन 4 में से एक है। कोरोना पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक मानते हैं कि यह वेरिएंट 63 रूप बदल चुका है, यानी म्यूटेशन कर चुका है। उसी में से एक रूप है डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो वायरस के K417N म्यूटेशन का कारण बना है। यह बेहद खतरनाक माना जा रहा है। डेल्टा प्लस इंडिया में है थोड़ा सा। कितना डेंजरस है सर, उसके बारे में थोड़ा अभी मालूम नहीं है, सोच रहे हैं, उसका अभी पता नहीं है। अभी तक तो लगता नहीं है कि उसको वेरिएंट ऑफ आई कह रहे, VOI कह रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन, वेरिएंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं। भारत में फिलहाल इस बदलाव पर नजर रखी जा रही है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 7 मामले मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मिले हैं। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट फिलहाल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, यानी इस पर फिलहाल नजर रखी जा रही है। अभी ये चिंता का विषय नहीं है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर यही वायरस आगे जाकर संक्रमण ज्यादा फैलाने लगे या ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार हो जाए तो यही वायरस आगे चलकर वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाते हैं। मौजूदा समय में भारत में वायरस के K417N म्यूटेशन वाले वेरिएंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। माना जा रहा है कि यह यूरोप और अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। इस बीच मॉस्को में कोरोना का तेजी से फैलना दुनिया भर के देशों के लिए नई चिंता का विषय बन गया है। 16 जून को रूस में कोरोना के कुल 13,397 नए मामले सामने आए। इनमें से 5,782 केस सिर्फ मॉस्को में पाए गए। इस बीच रूस में गमेलिया के डिप्टी डायरेक्टर डेनिस लोगोनोव ने कहा है कि जिस तेजी से कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मॉस्को में यहीं का मॉस्को स्ट्रेन आ गया है, इसलिए इसे मॉस्को वायरस भी कहा जाने लगा है। मॉस्को में पिछले हफ्ते कोरोना के मामलों में 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस सब को देखते हुए स्पुतनिक ने मॉस्को स्ट्रेन के लिए बूस्टर डोज बनाने का फैसला किया है।
लेकिन ये कोई नहीं जानता कि जब तक ये डोज लोगों को मिल पाएगी तब तक कोरोना कितनी तबाही मचा चुका होगा। एक बात तो तय है कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। पिछले 1.5 साल में कोरोना ने जिस तरह से तबाही मचाई है वो हम सब के लिए एक सबक है। अभी भी देश की बेहद कम आबादी वैक्सीनेट हो पाई है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप मास्क लगा कर रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं और अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि यही वो तरीके हैं जो कोरोना से आपको बचा सकते हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। और अब कोरोना की तीसरी लहर से जुड़ी हुई एक और अहम खबर आपको दे दें। एम्स की सीरो सर्वे की रिपोर्ट में बच्चों पर कोरोना के ज्यादा खतरे की आशंका को खारिज किया गया है। सीरो सर्वे में दावा किया गया है कि दूसरी लहर में ही 2 से 17 साल की उम्र के बच्चों में 55.7% में एंटीबॉडी मिली, जिससे तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा संक्रमण की आशंका कम हो जाती है। देश में दूसरी लहर का असर अब कम होने लगा है। कभी भारत में संक्रमितों की रोजाना संख्या 4 लाख के करीब पहुंच गई थी, लेकिन अब 67,000 के करीब आ चुकी है। ये आंकड़े राहत देने वाले हैं, लेकिन दूसरी लहर का डर ऐसा है कि हर कोई कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंतित है। पहली लहर में बुजुर्ग और दूसरी लहर में युवा सबसे ज्यादा संक्रमित हुए। ऐसे में अब तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की खबरों ने सबसे ज्यादा परेशान मम्मी पापा को किया है। माता पिता के मन में 2 सबसे बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, तीसरी लहर बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होगी, और दूसरा सवाल, तीसरी लहर में बच्चों के लिए अस्पताल कितने तैयार हैं। इस चिंता के बीच एम्स की सीरो सर्वे रिपोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने कहा है कि जिन इलाकों में संक्रमण दर ज्यादा रही है वहां बच्चों में भी एंटीबॉडी बन गई है। जहां पर भी हमने किया है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, वहां से ये पिक्चर निकल के आ रही है कि जो पैंडेमिक है इसने एडल्ट्स को और बच्चों को एक समान रूप से, लगभग एक समान रूप से प्रभावित किया है। एंटीबॉडीज बच्चों में भी बनी है और एडल्ट्स में भी बनी है। तो आगे अगर कोई भी वेव आ रही है तो केवल बच्चों को अफेक्ट नहीं करेगी, बड़ों को भी अफेक्ट करेगी। कोई भी तीसरी वेव आने की संभावना ऐसे क्षेत्रों में जहां हाई सीरो पॉजिटिविटी है अभी हाल फिलहाल के लिए नहीं है। अगर वायरस म्यूटेट कर जाता है, इस इम्यूनिटी को एस्केप कर जाता है, तभी इस चीज की संभावना बनती है। यानी जिन इलाकों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा रहा है उन इलाकों में फिलहाल तीसरी लहर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली के लिए ये सीरो सर्वे रिपोर्ट कुछ यही बता रही है। दिल्ली की अगर आप देखेंगे अधिकांश जनसंख्या कंजेस्टेड कॉलोनी में रहती है और यहाँ पे हमने देखा कि बड़ों में और बच्चों में लगभग एक समान रूप से एंटीबॉडीज पाई गई। परसेंटेजेस अगर आप देखेंगे तो एक ही परसेंटेज 74-75% आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या में लोग इन्फेक्शन उनको हो चुका है, उनमें इम्यूनिटी आ चुकी है और नेचुरल इन्फेक्शन से 6 महीने से लेके करीब 1 साल तक जो अभी तक डाटा कहता है उस हिसाब से इम्यूनिटी रहती है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ऐसे इलाकों में जहां इतना हाई पॉजिटिविटी रेट है कोई भी तीसरी लहर या थर्ड वेव आने की संभावना नहीं है। जहां पर सीरो पॉजिटिविटी कम है वहां पर जरूर तीसरी लहर आ सकती है। इस रिपोर्ट को एम्स ने WHO के साथ मिलकर तैयार किया है, जिसमें दिल्ली के शहरी और ग्रामीण इलाकों के साथ साथ भुवनेश्वर और गोरखपुर के ग्रामीण इलाके और अगरतला के आदिवासी इलाकों में भी सर्वे किया गया है। सर्वे 15 मार्च से 15 जून के बीच किया गया। सर्वे में कुल 4,509 भागीदारों को शामिल किया गया था। इनमें 2 से 17 साल के 700 बच्चे जबकि 18 से अधिक उम्र के 3,809 लोगों को शामिल किया गया। 2 से 17 साल की उम्र के 55.7% बच्चों में कोरोना की एंटीबॉडी मिली, जबकि 18 साल से ज्यादा उम्र के 63.5% लोगों में एंटीबॉडी मिली। इनमें 76.92% बच्चों में संक्रमण होने पर कोई लक्षण नहीं थे, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक रहे। यानी कोरोना की दूसरी लहर ने बच्चों को भी प्रभावित किया है और ये देखा जा रहा है कि बच्चों में बड़ों के साथ साथ एंटीबॉडी बनी है। इस सर्वे के बाद अब सरकार भी कह रही है कि तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा असर होगा, ये सही नहीं है। बच्चों में भी ये वेव रही, अभी तक भी रही। जैसे हमने पहले भी यहाँ से कहा, पुरानी डेटा के बेस के ऊपर नेशनल सीरो सर्वे में और भी हमें समझ आएगी। पुराने नेशनल सीरो सर्वे में
एडल्ट्स में 24%, 25% था, बच्चों में 23 था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो इन्फॉर्मेशन आगे आ रही है वो दर्शाती है कि बच्चों में इन्फेक्शन हुई, बहुत माइल्ड रही, और ये भी एक फैक्ट हम सामने लेकर चलेंगे। हालांकि सरकार ये भी साफ कर रही है कि तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। बच्चों के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो सर्विसेज में क्या मिलना चाहिए, चाइल्ड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन, केयर, ड्रग्स, वो सारे का भूमिका अपडेटेड वर्जन में देश के साथ शेयर कर रही है। सीरो सर्वे की इस रिपोर्ट ने माता पिता की चिंता को कम तो जरूर किया है। हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी आशंका जताई है कि अगर आगे चलकर ये वायरस म्यूटेट होता है तो इम्यूनिटी को बाईपास भी कर सकता है और ज्यादा लोगों को संक्रमित भी कर सकता है। इसीलिए ये जरूरी है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें, कर्फ्यू में मिली हुई छूट का गलत फायदा ना उठाएं और तमाम सावधानियां बरतें। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो जो सर्वे किया गया, भले ही इसमें सैंपल साइज छोटा था, लेकिन पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं और ये एक सुखद खबर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.